नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो है वो 9 मई 2021 को होने वाला है। तो उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, इस बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले एक बड़ी न्यूज़ ये है कि यूपीएससी ने लिंक ओपन कर दिया है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो अपना सेंटर चेंज करे। भाई आप जानते हैं कि ये फॉर्म जो निकला था वो निकला था अराउंड जनवरी 2020 में। उस टाइम पर कोविड-19 का इतना बड़ा प्रकोप नहीं था हमारे देश में, लेकिन मार्च के बाद से आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है। तो अगर कोई बच्चा है, अगर उसने सेंटर डाला हुआ है ऐसी जगह जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकता या उसे डर लग रहा है या कोई दिक्कत है, तो जो है वो अपना सेंटर चेंज कर सकता है। लिंक ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जाइए और लिंक ओपन करिए और सेंटर चेंज करना है तो चेंज करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो भाई जो हम आज देखेंगे मेन सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। भाई पहला है इंग्लिश। इंग्लिश के अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। कुल मिला के 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन अराउंड इंग्लिश के होते हैं। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कहने को ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, लेकिन इसमें क्या टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। उसके बाद है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। नेक्स्ट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। उसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर इंडियन रिलेशंस एंड लेबर लॉज, देन जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और लास्ट है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब देखते हैं कि आखिर इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो पहला है जनरल इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे पहले के जो आए हुए हैं, उसमें मेनली उन्होंने क्या पूछा गया है, उसमें मेनली उन्होंने पूछा है ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं, स्पॉट द एरर, एंटोनिम सिनोनिम, ये चीज़ पूछते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इन चीज़ों पर ना जाइए। जम्बल पैराजम्बल्स हो गए हैं, उन पे ना जाइए। जो मेन ग्रामर है इंग्लिश की, ठीक है ना, वो अपना स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि जो स्पॉट द एरर है वो तभी आप सही कर पाएंगे जब आपका जो बेसिक है ग्रामर का वो स्ट्रॉन्ग होगा। टेंसेस का यूज़ कैसे करते हैं, फ्रेजेस का यूज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में हमें पढ़ना है फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। पैराजम्बल्स नहीं पढ़ना, ठीक है ना। फ्रेजेस एंड इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछते हैं। स्पेलिंग्स पूछ लेते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स। तो जो लास्ट के ये 3 लिखे हैं मैंने, फ्रेजेस एंड इडियम्स, स्पेलिंग और सिनोनिम एंटोनिम, लगभग 10 क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडिया। आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या है उसमें, भाई फ्रॉम बैटल टू प्लासी, जो हुआ था युद्ध 1757 में, ठीक है। इस वॉर से लेकर और जब तक हमें मिली आज़ादी तब तक सारा चीज़ पढ़नी है, ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पीरियड है 757 से 1947 तक। ये जो 190 ईयर्स का पीरियड है, इस पीरियड में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे मेन मेन मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से किस किस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे ट्राइबल अपराइजिंग जो भी हुआ था, संथल अपराइजिंग है, कोल अपराइजिंग है, ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा जो भी एक्ट पास हुए हैं और जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो आपको पढ़ना है। भाई हम जानते हैं कि इस पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। राजा राम मोहन रॉय हो गए, विवेकानंद हो गए, सरस्वती हो गए, ये सब ऐसे लीडर्स हैं जो रिफॉर्म्स लेके आए हमारे देश के अंदर। एक्ट पास किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिससे कि वो सही से रेगुलेट कर सके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। वो एक्ट क्या पास हुए, जो मूलभूत आधार बना हमारे संविधान को बनाने में, ठीक है। तो वो एक्ट कौन से हैं, वो एक्ट आपको पढ़ने हैं।
ध्यान रखें जब भी एक्ट पढ़ें तो जो उसमें ध्यान रखें कि लेबर से रिलेटेड जो एक्ट पास किए और वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो एक्ट पास किए उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको पता है कि ये कि 1880s में लेबर एक्ट आया था, वो एक्ट ध्यान से पढ़ना है कि आखिर उसमें क्या प्रोविज़न उन्होंने किया था, ठीक, क्या नीड थी उस एक्ट की, उसके बाद भी कोई एक्ट आया था या नहीं आया था, क्या कंडीशन थी लेबर की इंडिया के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान से मतलब एग्ज़ाम किस विषय पर है हम जानते हैं, ईपीएफओ मतलब कि हम जाएंगे एक फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो हमें जो भी चीज़ पढ़नी है वो चीज़ ध्यान से पढ़नी है कि ये लिंक करे, जो एग्ज़ाम है उससे लिंक करना चाहिए हमारा पढ़ाई। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं लाइक महात्मा गांधी, अंबेडकर, ये सब चीज़ें हैं, उनके बारे में और उनसे जीवन से जो संबंधित जो भी इवेंट्स हुई हैं, जैसे गांधी जी की बात करें, चंपारण सत्याग्रह हो गया, इसके अलावा जो है दांडी मार्च हो गया, अंबेडकर की बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई है, पूना पैक्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको पढ़ के जानी है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो भी बुक्स किसी ने लिखी हो, कोई न्यूज़पेपर छापे बहुत सारे, तो उनके ऑथर्स कौन 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 है, ये चीज़ पढ़ लेना आप, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्रोनोलॉजी। आपको ये मालूम हो कौन सी इवेंट कब हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उससे पहले कौन सी हुई। एक क्वेश्चन पक्का, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स मान लो और चाहे ये यूपीएससी का ईपीएफओ मान लो, एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के ऊपर ज़रूर आएगा। तो आपको जो क्रोनोलॉजी है वो भी आपको पढ़ के जानी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस कितने आएंगे इसके ऊपर, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स तो माने की जाए एक तरीके से समुद्र है, बहुत ही वास्ट है करंट अफेयर्स। आप कितना पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स जो पढ़ना है भाई, 1 साल का पढ़ना है, पहली बात तो ये मेनली फोकस करिए। जो भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, वो आप पढ़ के जाइए। स्कीम्स पे कम से कम 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो आप पढ़िए, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट है, ये 3-4 वेबसाइट हैं गवर्नमेंट की जो कि रिलेटेड है इस एग्ज़ाम के लिए। उस वेबसाइट पे जाइए और उसमें जो भी नई चीज़ें आई हैं, जो भी उन्होंने नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं, कोई नया इनिशिएटिव लिया है, उसको नोट करिए कॉपी में और वो याद करिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 1 साल के करंट अफेयर सफिशिएंट रहेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़े हों उनको तो। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक, दोनों को लिंक करके पढ़ना है हमें। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, अराउंड 10 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे इस टॉपिक से। तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, प्रियम्बल क्या है, सिटीजनशिप क्या है, ठीक है ना, उसका अमेंडमेंट जो भी हुआ है उसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट जो भी हुए हैं भाई, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेकर अब तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमें याद करने हैं। और जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो है भाई, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है कब लागू होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, गवर्नर की पावर क्या है, कैसे वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करता है, प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, ठीक है ना, क्यों हम बोलते हैं कि जो है जो जुडिशरी है वो थर्ड पिलर है, क्या रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं आपको सोचना है। पॉलिटी आप पढ़िए ठीक से, कोई एक बुक पकड़िए वो पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस अपने माइंड में सोचिए कि जो इवेंट्स हो रही हैं उनका क्या लिंक है पॉलिटी से और किस तरीके से उसका आंसर बन सकता है, ठीक है। जैसे कि अब जानते हैं हम फार्म्स बिल के लिए जो है विरोध चल रहा है, तो कोई भी बिल पास कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, स्टेट की कंसेंट चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए, नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कौन से बिल ऐसे हैं जिसमें स्टेट की कंसेंट चाहिए। ये सब पॉलिटी में थोड़ा आपको लॉजिकल होकर भी सोचना पड़ेगा। ध्यान रखिए जो इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देना है, तो ये चीज़ भी माइंड में रखिए। और क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
इसके अलावा भाई बात करें इंडियन इकोनॉमी की, ये भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें जिससे कि हमारा इकोनॉमी का कवर हो जाए। तो भाई बजट उठाओ, कोई भी एक साल का, मतलब पिछले 2 साल में से, 2 3 साल में से एक साल का उठाओ बजट, और इकोनॉमिक सर्वे, उसको पढ़िए। उसमें जो मेन मेन टर्म्स हैं यूज़ होती हैं, ठीक है, जो समझ में नहीं आती इकोनॉमिक टर्म्स हैं, उनको नोट डाउन करिए। उसके बारे में देखिए आखिर वो क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कंफ्यूज करते हैं। एमएसपी क्या होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, आईआईपी क्या होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आनी चाहिए। तो ये जो मेन टर्म्स हैं जो बजट में और सर्वे में यूज़ होती हैं, इन टर्म्स के बारे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और समझिए कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मतलब जो आरबीआई यूज़ करता है नहीं करता फॉर डिटरमाइनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के लिए या कम होने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कब यूज़ करती है आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी कौन यूज़ करता है कौन यूज़ नहीं करता। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मालूम चल जाएंगी, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है 11th 12th की, खासकर 11th क्लास की, उसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, जो मेन चीज़ दे रखी है भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बजट बनता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या कौन सा रिसिप्ट है उसमें, कौन सा एक्सपेंडिचर है, इनकम जो होती है, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं हम, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। ये सब जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ये एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखे हैं, आप वो कॉन्सेप्ट लिखिए, उनको पढ़िए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं जो एनसीईआरटी के हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी के पीछे ग्लॉसरी दी होती है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए होते हैं, वो ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िए, देखिए कि जब भाई डिफरेंट टाइप के कप्स होते हैं, लेफर कप्स हो गया, कर्व हो गया, ठीक है, इस टाइप से जो मेन मेन कर्व है वो भी आपको पढ़ना है, आखिर वो उस कर्व का मतलब क्या है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई जो बच्चे अकाउंट से संबंध रखते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, लेकिन उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप केवल एमसीक्यूज़ लगाएं, भाई आपने 11th 12th में पढ़ा होगा अकाउंट्स, इसके अलावा आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा अकाउंट्स, तो इसलिए आपको जो बेसिक नॉलेज है अकाउंट्स की वो मालूम है, तो आप केवल एमसीक्यूज़ लगाइए, जो सीए सीपीटी एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ पूछते हैं वो एमसीक्यूज़ लगाइए, आपकी प्रिपरेशन इस टॉपिक की हो जाएगी। लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर उनको पढ़ना है ये, ठीक है, तो और उन्हें उन्हें लगता है कि मेरे पास टाइम है, तो 11th 12th की बुक आती है अकाउंट्स की, ग्रेवाल सर की, वो आप पढ़ सकते हैं। और आपको अगर वो भी नहीं पढ़नी तो मेन मेन टॉपिक हैं उनके मीनिंग जान लीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं वो पढ़िए। एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, सब्सिडियरी लेजर्स एंड स्पेशल जनरल्स। ये सब चीज़ें क्या जो टॉपिक लिखे हैं मैंने, ये सब चीज़ क्या होती हैं, इनका मतलब क्या है, कैसे हम बुक कीपिंग करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कहाँ पर डेबिट होता है कहाँ क्रेडिट होता है, क्या चीज़ डेबिट होनी है क्या चीज़ क्रेडिट होनी है। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि डेली जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, उससे जुड़ा होता है अकाउंट्स, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ें अकाउंट्स के अंदर, सोचिए कीजिए कि क्या ये डेली लाइफ में कहीं यूज़ भी हो रहा है। अगर मेरा बिजनेस होता छोटा मोटा, मेरी एक शॉप भी होती, तो क्या जो मैं अकाउंट्स में पढ़ रहा हूँ ये प्रिंसिपल हैं, उनका कहीं यूज़ है वहाँ पर। अगर आप ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो जो आराम से समझ में आएगा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बहुत सारा नहीं पढ़ना, अदरवाइज़ जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका प्लस पॉइंट है वो छूट जाएगा। अपना प्लस पॉइंट नहीं ब्रेक करना, नॉन साइंस बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको अपना प्लस पॉइंट नहीं ब्रेक करना, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। तो हर बच्चे को अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जानना है कि मैं कहाँ पर स्कोर कर सकता हूँ, कहाँ पर स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, ठीक, इससे भी अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये कहाँ से पढ़ें भाई, लेबर लॉस की बात करें तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट है, बेस्ट है, वहाँ पे
लेबर लॉज दे रखे हैं, गूगल गूगल भी कर सकते हैं, उसमें देखिए कौन कौन से लॉज हैं। तो पहले पढ़ना कीजिए क्या है लेबर लॉज, कितने टाइप के होते हैं, किस किस एरिया में इम्प्लीमेंट हुआ है लेबर लॉ। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू देखिए जो लॉज पास हुए हैं लेबर से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़िए। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि देखिए यूपी गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान जो है अपना लेबर लॉज में चेंज किए थे स्टेट लॉज में। तो क्या लेबर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर आता है। आप जानते हैं कि ये कि 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट, सेंटर, ये स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लेबर जो आती है वो किस लिस्ट में आती है, कौन कौन मतलब स्टेट सेंटर क्या कानून बना सकती है, कैसे बनाएगी, क्या तरीका है, कौन से कानून अभी हाल फिलहाल में पिछले 5-6 साल में मोदी गवर्नमेंट में आए हैं, वो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो आया है वो मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म्स। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, ILO, इंडियन लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की जो कन्वेंशन है उसमें कुछ कन्वेंशन आई थी इंपॉर्टेंट, 8 से 10 कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने रेटिफाई, कुछ को रेटिफाई किया, कुछ को रेटिफाई नहीं किया। तो कौन सी रेटिफाई की है, कौन सी नहीं करी है, वो लिस्ट भी आपको याद करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें से पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, इसके लिए जो मैं बुक बताऊंगा आपको वो है ल्यूसेंट की जीके। इस बुक में से जो भी आपको दे रखा है साइंस का और जो कंप्यूटर्स का है वो आप पढ़ लीजिए। ठीक, करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हैं तो भाई करंट अफेयर्स अपना अच्छा रखिए। इसके अलावा अगर आपको किसी एक छोटी सी बुक से पढ़ना है सब चीज़ें, तो लूसेंट की जीके में साइंस दे रखी है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब दे रखा है, वो आप पढ़िए। और कंप्यूटर्स का भी दे रखा है, जो बेसिक नॉलेज है वो पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा नंबर नहीं पढ़ना, इसमें से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, कि अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आप है अपने आसपास क्या हो रहा है तो आप उनका आंसर्स दे पाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मैथ्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। इसको मैथ्स बोल देंगे तो ये सही है, मैथ्स और रीजनिंग। इसके अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ से आएंगे भाई, अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो आपको जो एडवांस मैथ्स है वो नहीं पढ़नी। एडवांस मैथ्स का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी आपको, ये जो है ज्योमेट्री नहीं पढ़नी आपको। जो बेसिक मैथ्स होती है ना वो पढ़नी है, नंबर सिस्टम्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, SI एंड CI, अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगाने हैं। ये सब टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, टॉपिक सर्च करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा क्या होता है, SSC का जो पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, मेंस के नहीं, प्रीलिम्स के पेपर उठाइए पिछले 2-1 साल के, सब लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन लगाइए उसके, आपकी मैथ्स प्रिपेयर हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका रीजनिंग है उसमें भी जो DI वगैरह जो है कहाँ से करेंगे आप, जो भी बैंक IAPS क्लर्क के या PO के पेपर आते हैं प्रीलिम्स के, उसमें जो DI आई है वो आप DI लगा सकते हैं। ठीक है, और जो SSC के प्रीलिम्स में जो रीजनिंग पूछते हैं आप वो रीजनिंग भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए SSC के प्रीलिम्स का जो पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन का, वो आप 4-5 पेपर लगा लीजिए, आपके करंट अफेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, मैथ्स और रीजनिंग इन सब के लिए वो काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना, लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इस पे से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी, हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन कौन से हुए हैं, कौन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है ये, कौन से लिस्ट में, वो हमें जानना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमें देखना है। ठीक है, कि इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बात समझ में आई। जो लॉज पास हुए हैं इंडिया के अंदर वो, ESIC लॉ पास हुआ था वो, EPFO का जो जिसके लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। ठीक है, कंपनसेशन एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, ग्रेचुइटी का एक्ट हो गया है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें, जो ये एक्ट पास हुए हैं पूरे पिछले 75 ईयर्स में इंडिया के अंदर, तो वो सब चीज़ें पढ़नी है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इनको, केवल एक्ट क्यों पास हुआ था, कब पास हुआ था, और उसमें किस किस को बेनिफिट मिल सकता है, वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें, कौन से नहीं पढ़ने हैं,
किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है समझ में आया होगा। तो सिलेबस तो वास्ट है, लेकिन अगर आप लिमिटेड पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज ज़्यादा करेंगे, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। भाई 120 क्वेश्चन में से अगर आप जो हैं 120 क्वेश्चन हैं, और 120 क्वेश्चन में से अगर आप 90 क्वेश्चंस करके आते हैं, मेरा कहना ये है कि 90 क्वेश्चंस करके आते हैं और 90 में से अगर 70 सही हो जाते हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये कि इस बार जो वेटेज है वो ऑब्जेक्टिव पेपर का 75% है और 25% है केवल इंटरव्यू का। जो जो बच्चे जितने अच्छे मार्क्स लेके आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में, उसका सिलेक्शन तो श्योर समझिए। तो कोशिश करिए कि 90 क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो 90 में से 70 से 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। ठीक है। तो दोस्तों, अगर कोई दिक्कत अगर आई है इस वीडियो को समझने में, कोई क्वेरी अगर आपकी है, तो कमेंट करिए मुझे। ठीक। और अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।